नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 18 या हम देखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, यह आप सभी को बताना है दोस्तों। और आप सभी दोस्त यकीन मानेंगे इसी तरह के प्रश्न आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। यहाँ पर आप उत्तर देंगे ऊष्म, अंत, अस्त, दंत और तालव्य। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि य र ल और वह जो है अंत, अस्त व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। यानी कि कई सप्ताह से वर्षा जो है वह होती ही जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। तो यहाँ पर जो है कि इस वाक्य में कौन सा जो विराम चिन्ह है वह सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि सेमी कॉलन का यहाँ पर प्रयोग होगा। यानी कि कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है और यहाँ पर इस तरह का जो साइन है प्रयोग होगा, अर्थात फसल नष्ट होकर के ही रहेगी। तीसरा प्रश्न देखेंगे कि इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, बताना है। यथा, आज, लड़का और परंतु। तो दोस्तों, विकारी शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि लड़का का लड़के भी हम कर सकते हैं, लड़कों भी कर सकते हैं, परंतु आपने कभी यथा का यथे, आज का आजे और परंतु का परंतु ऐसा नहीं सुना होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि इनमें जो लड़का है वह विकारी शब्द है, बाकी यथा, आज और परंतु यह जो है अविकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए यानी कि मुझे जो है यह उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रकार है। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे कि स्त्री शब्द का विशेषण है दोस्तों, स्त्री, स्त्रैण, स्त्री और स्त्रैण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि स्त्रैण जो है वह स्त्री शब्द का विशेषण होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और आप जो है अपना एक नोटबुक में नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। 6वां प्रश्न कि मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। अनेकार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह क्या होगा, आप सभी दोस्त जो है वह उत्तर देंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह जो है विकल्प डी यानी कि मोहन बाजार पहुंच गया। यहाँ पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर जो है कि जिस वाक्य में क्रिया का परिणाम कर्म पर पड़ता है वह वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य कहलाता है। 7वां प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों कि अरे सांप कहाँ गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। यौगिक क्रिया, मूल क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण और साधारण क्रिया विशेषण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि कहाँ जो है यह साधारण क्रिया विशेषण है। कैसा है दोस्तों, विकल्प डी साधारण क्रिया विशेषण। 8वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है फाटक, दरी, आंगन और बगीचा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि जो दरी है वह स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि फाटक, बगीचा और आंगन जो है वह पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। 9वां प्रश्न देखेंगे कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। होश, लोग, प्राण, बाल, चर्चा, जनता, हस्ताक्षर और जनता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि चर्चा और जनता जो है यह हमेशा एक वचन के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ शब्द हिंदी में ऐसे भी हैं जो प्राय एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे चर्चा, जनता, वर्षा, सूरज, ईश्वर, पृथ्वी, प्रजा, खेल, हर कोई, प्रत्येक आदि। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि चर्चा और जनता। दोस्तों, वह खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, वह खा रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि अपूर्ण भूत। अब दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा आप जो है एक बार अपनी आँख को बंद करके सोचेंगे, तब जो है आप इस प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे पाएंगे। जैसे वह खा रहा था, तो आपको क्या एहसास हो रहा है कि वह खा रहा था, यानी कि जो है
क्रिया है, यानी कि जो उसके खाने की प्रक्रिया है वो रनिंग है, यानी कि यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि उसने पूरा खाना खा लिया है, क्योंकि वह खाना खा रहा था, वह लगातार जो है अभी उस समय में खाना खा रहा है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अभी यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि अपूर्ण भूत। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्न में भाववाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता और पत्र लिखा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि मोहन से बैठा नहीं जाता है, यह जो है भाववाच्य का उदाहरण है। 12 नंबर सवाल देखेंगे कि मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। तो मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, आपको यहाँ पर जो अंडरलाइन है पक्षी देखे, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि अगर इसका विग्रह किया जाए तो मोहन ने चिड़ियाघर में पक्षी को देखे, किसको देखे? पक्षी को, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म कारक जो है वह प्रयोग हुआ है। और दोस्तों प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बताना है तद्भव नहीं है, नहीं पर आप मार्क कर लेंगे, तद्भव नहीं अर्थात तत्सम। तो यहाँ पर दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा है यह बताइए? दांत, आँख, कान और अधर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि अधर जो है यह तद्भव नहीं अर्थात तत्सम शब्द है। बाकी अब दोस्तों अगर एक ट्रिक होती है कि जिस शब्द में चंद्र बिंदु लगा होता है, जैसे दांत में लगा है, आँख में लगा है, तो यह जो है दोस्तों यहाँ पर ऐसे शब्द जो है तद्भव के अंतर्गत आते हैं। बाकी कान जो है दोस्तों यह भी तद्भव है, क्योंकि कान का तत्सम जो है वह कर्ण होता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? भर, गैर, उप और कु। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि गैर जो है उपसर्ग अरबी फारसी का है। उपसर्ग दोस्तों मूल शब्द से पहले लगते हैं, आप याद रखेंगे, और प्रत्यय जो है मूल शब्द के पीछे लगते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? तो आप सभी जो दोस्त जो है वह उत्तर देंगे यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प ए यानी कि य प्रत्यय लगाए। कौन सा प्रत्यय लगाए दोस्तों? य प्रत्यय लगाए। पांडित्य में य प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है और इसका मूल शब्द पंडित है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे समाज में अगर एक प्रत्यय जोड़ दें तो सामाजिक हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 कि निम्न में से किस विकल्प में सही विकल्प विलोम युग्म नहीं है। दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर नहीं पूछा गया है। आस्तिक का नास्तिक, आसक्ति का नास्तिक, झुकाव का तनाव, जटिल का सरल और मिलन का वियोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि आसक्ति का नास्तिक, यह जो है गलत है, क्योंकि आसक्ति की जगह दोस्तों आस्तिक का नास्तिक होता है। बाकी झुकाव का तनाव, जटिल का सरल और मिलन का वियोग, यह युग्म सही है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है। दोस्तों अनभिज्ञ यानी कि अज्ञ, विज्ञ, अभिज्ञ और अभिज्ञ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प डी यानी कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? अभिज्ञ होगा है। दोस्तों अनभिज्ञ, अज्ञ, विज्ञ और अभिज्ञ यह थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो आप जो है इसको याद कर लेंगे दोस्तों कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम अभिज्ञ होता है, न कि भिज्ञ होता है। याद रखेंगे दोस्तों आप इसे। बाकी दोस्तों अज्ञ का अभिज्ञ होता है, अर्थ का अनर्थ और असीम का ससीम जो है वह विलोम होता है। 18 नंबर की चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, उदक, धूसर और थलचर। तो दोस्तों चोर का पर्यायवाची क्या होगा? चोर का पर्यायवाची विकल्प यानी कि खनक जो है वह चोर का पर्यायवाची शब्द होता है। आप इसे एक ट्रिक से भी याद कर लेते हैं कि जब चोरी करता है तो कुछ आवाज़ जो है खनकती है, तो इसलिए चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? खनक होता है। बाकी दस्यु, रजनीचर, तस्कर, कुंभिल, कंभिज आदि जो है वह चोर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। उदक का अर्थ दोस्तों पानी, नीर, सलील, अम्बु, तोय, पय, अमृत और सारंग होता है। धूसर जो है वह गधा के लिए, गधा, खर, गर्दभ, बैशाख नंदन, रासब और चक्रीवान गधा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। लेकिन इसमें से जो बैशाख नंदन है वह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, तो गधा का पर्यायवाची क्या होता है? बैशाख नंदन। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि जीवन धन का समानार्थी शब्द है दोस्तों क्या होगा? तो
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि पति स्वामी जो है वह जीवन धन का समानार्थी शब्द होता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। तो यहाँ पर एकमात्र सहारा का जो है क्या होगा, समानार्थी अविलंब, अवलंब, अवसर और अमूल्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि सहारा का समानार्थी क्या होता है दोस्तों, अवलंब होता है। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अन्यान्य का और अन्योन्य का परस्पर, कृति का रचना और कृति का निकृष्ट पुरुष। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताना है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि कृति का निकृष्ट पुरुष। यहाँ पर कीर्ति का निकृष्ट पुरुष शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है, क्योंकि कीर्ति का अर्थ दोस्तों कुशल, दक्ष या पुण्यात्मा होता है, जबकि निकृष्ट पुरुष के लिए नीच या अधम जो है प्रयोग किया जाता है। बाकी अन्यान्य का और अन्योन्य का परस्पर और कीर्ति का अर्थ रचना, यह विकल्प सही है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर हम 22 देखेंगे कि नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह जो है, अन्य मनस्क का जो है अनेक शब्द के लिए एक शब्द से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अन्य मनस्क। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प यानी कि जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको जो है अन्य मनस्क कहा जाता है। किसी और स्थान पर अन्यत्र, जो पहले न हुआ हो अभूतपूर्व, और जो नया न हो उसको जो है अनूतन कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे कि जो कहा न जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि जो कहा न जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, अकथनीय होगा। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमको बताना है कि सही संधि विच्छेद क्या होगा। परमाणु, आप याद रखेंगे दोस्तों, परमाणु, इस तरह के प्रश्न जब आपसे पूछे जाते हैं तो आप जो है कन्फ्यूज होते हैं। तो दोस्तों परमाणु में आप संधि विच्छेद करने के लिए हमको बीच से ब्रेक करना पड़ता है, और इस तरह से ब्रेक करना पड़ता है कि दोनों शब्द का कोई ना कोई अर्थ बनता हो। तो यहाँ पर दोस्तों परमाणु में क्या होगा, इसका संधि विच्छेद परम धन अणु होगा। ठीक है, परमाणु में परम धन अणु होगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ा जो है यहाँ पर आ बन जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि परम धन अणु। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अणु नहीं कहेंगे, परम धन अणु जो है यह विकल्प सही होगा। 25 नंबर प्रश्न की आजन्म शब्द में समास है दोस्तों, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प ए यानी कि आजन्म में कौन सा समास होगा दोस्तों, जो है अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पर आजन्म शब्द में अव्ययी भाव समास है, और जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और दोस्तों अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरण प्रतिदिन, प्रत्येक, अनुरूप, प्रतिकूल, यथासंभव, भरपेट आदि जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एग्जाम फर्स्ट चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं दोस्तों, तो आप सभी से आग्रह है कि आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में लगी घंटी को भी आप जो है जो टैप कर दें जो दोस्तों, जिससे कोई भी वीडियो अगर चैनल पर डाला जाए तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए दोस्तों। और एग्जाम फर्स्ट चैनल का टारगेट यह है कि आपको कम समय में जो है ऑथेंटिक सोर्स से प्रोवाइड करवा कर आपकी तैयारी अच्छी करवाई जाए, आपका प्रैक्टिस करवाई जाए, जिससे आपका प्रश्नों में पकड़ मजबूत बन सके। तो आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं, आगे हमारा प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 26 देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कृपया आप ही बताएं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, और पुलाव बहुत लजीज है, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य को बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प बी यानी कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, यह जो है अशुद्ध है। अब अशुद्ध क्यों है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, यह वाक्य अशुद्ध है, बाकी शेष शुद्ध है। तो दोस्तों इसके अशुद्ध होने का कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो शस्त्र लिखा है यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर अस्त्र होगा, याद रखेंगे दोस्तों।
अब अस्त्र क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि बंदूक से जब हम गोली मारते हैं तो वह गोली दूर जाकर निशाने पर लगती है, इसलिए यहाँ पर अस्त्र का प्रयोग किया जाएगा। बाकी ऐसे हथियार जैसे तलवार हुआ, भाला हुआ, ये जो शस्त्र की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनको जो है साथ में पकड़ कर ही वार किया जाता है, तो इसलिए बंदूक के लिए अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे कि आचार्य भरत के रस सूत्र का उत्तर करते हुए अनुमतिवाद की स्थापना किसने की दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह क्या होगा? आप सभी दोस्त जो है वह उत्तर देंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि आचार्य शंकुक ने। किसने दोस्तों? आचार्य शंकुक ने। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है दोस्तों? बताना है। रोला, हरिगीत का, सोरठ और बरबय। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी दोस्त जो है वह कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रश्न में जो है छंद है वह कौन सा छंद है दोस्तों? हरिगीत का। कौन सा छंद है दोस्तों? हरिगीत का। यहाँ पर दोस्तों इस पंक्तियों में हरिगीत का छंद है और हरिगीत का छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। सोरठा में 4 चरण होते हैं तथा इसके पहले तथा तीसरे में 11 और दूसरे तथा चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? लाटानुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे कि 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि पारामारिबो जो सूरीनाम में स्थित है वहाँ पर 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वह संपन्न हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? जो बोले से सो घी को जाए महाकृपण, टके का सब खेल है पैसा सब कुछ करता है, जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है स्वाभिमान, जी जाए घी न जाए दान देने वाला। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि टके का सब खेल है अर्थात पैसा सब कुछ करता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 32 देखेंगे कि एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि एक वस्तु के ग्राहक अनेक होते हैं, यानी कि एक अनार 100 बीमार अर्थात एक वस्तु के अनेक ग्राहक। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किस रचनाकार की है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि जयशंकर प्रसाद। किसकी दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की। अब दोस्तों जो बाकी के प्रश्न है वह जो है इस गद्यांश से पूछे गए हैं दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि आप जो है टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वहाँ पर ज्वाइन कर लें और वहाँ पर यह पीडीएफ आपको फ्री में दी जाएगी। तो आप वहाँ से पीडीएफ से पढ़ करके जो है प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आइए मैं फिर भी आपको यहाँ पर सही उत्तर जो है बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 34 की कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि जो सामने तो प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विश्वमन करते हैं। विश्वमन शब्द कौन से समास का उदाहरण है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि विश्वमन में कौन सा समास होगा दोस्तों? वह जो है तत्पुरुष समास होगा। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 36 की पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? पातक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि पातक शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? पुण्य होगा। और प्रश्न नंबर 37 की मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य जो है इससे पूरा करेगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि सहिष्णुता और उदारता। तो दोस्तों इस तरह से हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 18 देखा और यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने व्याख्या सहित सॉल्व किया। तो आप सभी दोस्त जो है वो एग्जाम फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने इन प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया आप जो है नीचे कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि एग्जाम फर्स्ट चैनल पर आपको बोर्ड के माध्यम से जल्दी ही कक्षाएँ जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी।
मैथ्स की और रीजनिंग की भी। और दोस्तों यहाँ पर आपको मैथ्स ऐसे भी पढ़ाया जाएगा, ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आपके अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आपको क्लियर किया जाएगा। तो अपने दोस्तों के बीच आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें। मिलता हूँ एक अगले वीडियो में जिसमें हम लोग सामान्य जागरूकता के सभी 38 प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट 18 के अंतर्गत करेंगे। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।